धाकड़ खबर, बेखौफसुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। आप सब लोग जानते हैं आज कारगिल विजय दिवस है। तमाम तस्वीरें मीडिया पे आ रही हैं, सोशल मीडिया पे आ रही हैं और हर ओर से आपको ऐसा लग रहा है कि आज सेना के पराक्रम की गाथाएं गाई जा रही हैं, उनके शौर्य की नई नई कहानियां सुनाई जा रही हैं जो 22 साल पहले कारगिल में घटी थी। शहीदों को नमन किया जा रहा है, ना जाने क्या क्या बातें की जा रही हैं। लेकिन अगर इसी बीच एक खबर आ जाए कि मोदी सरकार 250 साल पुराने एक कानून में बदलाव करके जो सेना की जमीन है वह बेचने की तैयारी कर रही है, तो आपके लिए कितनी बड़ी खबर हो सकती है। लेकिन इस खबर पर अगर भोंपू मीडिया और उसके दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकार पूरी तरह खामोश हो तो आपके लिए और भी बड़ी खबर हो सकती है। लेकिन इससे भी बड़ा सवाल ये पैदा हो सकता है कि आखिर सेना की जमीन अगर सरकार किसी को बेचना चाहती है तो इसमें दिक्कत क्या है, सेना को क्या दिक्कतें हो सकती हैं, और जो लोग हैं सेना की ज़मीन खरीदेंगे वो आखिर सेना की ज़मीन किन कामों के लिए खरीद सकते हैं। वैसे अभी तक जो तस्वीर उभर के आई है उसमें कहा जा रहा है कि जैसे मेट्रो की बिल्डिंगें बननी हैं, जैसे रेलवे के फ्लाईओवर बनने हैं, जैसे सड़कें बननी हैं, उस लिए सेना की ज़मीनों का इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन क्या सिर्फ इसी के लिए किया जाएगा या कुछ और किया जाएगा। और इसमें एक सवाल ये भी आपके जहन में आना चाहिए कि सेना के अंदर से इसको लेकर क्या प्रतिक्रिया उभर रही है। एक सवाल ये भी हो सकता है कि जब से सीडीएस बने हैं बिपिन रावत तब से नए नए तमाम प्रयोग क्यों किए जा रहे हैं। तो इन्हीं सारे पहलुओं पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं मिस्टर के। पूरा नाम उनका कृष्णकांत है, आप जानते हैं, बड़ी बेबाकी से अपनी तमाम चीज़ों को रखते हैं और लिखते भी रहते हैं और हमारे साथ भी जुड़े रहते हैं। तो उन्हीं से तमाम चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। वो खुद एयरफोर्स के अंदर ग्रुप कैप्टन रह चुके हैं। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। धन्यवाद मिस्टर अकरम, खासकर इस विषय पर बात उठाने के लिए। हालांकि आज कारगिल विजय दिवस है, इसलिए हम सब के तरफ से शहीद सैनिकों को जो 500 से अधिक हुए थे उनको हम सब के तरफ से नमन हम लोग भी करना चाहते हैं और कर रहे हैं, बल्कि पूरा देश कर रहा है। लेकिन यहाँ सवाल ये है, क्या ये नमन सिर्फ आपको लगता नहीं है शब्दों में होता है? उसके बाद जो उनकी विधवाएं होती हैं वो पेंशन पाने के लिए उनसे घर किस तरीके से खाली करा दिए जाते हैं कि खाली करो अब आपको ये घर छोड़ के जाना पड़ेगा, या उनके परिवारों को किस तरीके की उलझनों का सामना करना पड़ेगा। धूप फिल्म में हमने देखा है, बाकायदा पूरा पिक्चराइज करके धूप फिल्म में इस तमाम चीज़ों को दिखाया गया है। क्या उस पर कभी बात होती है? क्या उन चीज़ों में कभी सुधार की बात होती है, या सिर्फ ट्वीट कर देना, सोशल मीडिया में विज्ञापन छपवा देना या बयान जारी कर देना, यही सब होके रह जाता है? जी हाँ, हिपोक्रेसी बहुत ज्यादा है। एक्चुअली सैनिकों के बारे में केवल उसी की चर्चाएं करें जो सैनिक करते हैं, जिस लिए वो काम कर रहे हैं और जिस बहादुरी के साथ वो ट्रेनिंग और वास्तविक युद्ध में भी हिस्सा लेते हैं। लेकिन उसका इस्तेमाल जब राजनीतिक दल करना शुरू करते हैं, राजनीतिक नेता करने शुरू करते हैं, तो बहुत भारी हिपोक्रेसी आती है और यह बहुत गलत बात है। आपको नहीं लगता पिछले 5-7 साल से कुछ ऐसा हो गया, जैसे आपने देखा होगा बीजेपी के सांसद हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं, मनोज तिवारी, कुछ लोग उन्हें रिंकिया के पापा कहते हैं, वो भी वर्दी पहन के घूमने लग जाते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री खुद वर्दी पहन लेते हैं, कुछ लोग वर्दी पहन के अपने स्टूडियो पहुंच जाते हैं, एंकराइन जो है। तो ये मजाक नहीं चल रहा? एक तरीके से मजाक तो कर ही दिया है। 1 रैंक 1 पेंशन दिया नहीं, 5 से 6 साल हो गए और अभी तक लड़ाई जारी है। और सैनिकों की वर्दी पहन के, और मैं उनका नाम नहीं लूंगा, दोहराऊंगा नहीं, लेकिन हमारे सुनने वालों को पता है कि बड़े भद्दे भद्दे कमेंट किए गए हैं सैनिकों के ऊपर। और अब आज की परिस्थिति में एक सैनिक जो रिटायर हो गया है, वेटरन हो चुका है, उसकी तो कुछ खास इज्जत बची ही नहीं। हालांकि 80% वो उन किसानों से आते हैं जो दूसरे तरीके से फिर से अपनी जीवन यातना के लिए लड़ रहे हैं। इज्जत की बात तो दूर है जी। चलिए, इज्जत की बात तो दूर है, वो जिन परिवारों से आते हैं उन परिवारों के सामने एक संघर्ष पिछले 8-9 महीने से मुसलसल पूरा देश देख ही रहा है किस तरीके का उनके सामने चल रहा है। बात करते हैं अपने मुद्दे की। मुद्दा हमारा ये है, आपने एक खबर पढ़ी होगी जिसमें कहा जा रहा है कि साहब सेना की जमीन अब सिविल वर्क के लिए यूज की जा सकती है और बाकायदा उसके लिए कमेटी होगी, वो भी लोकल जो कैंट एरिया बना हुआ है वहां की अथॉरिटी होगी, वो डिसाइड करेगी कितने भाव में उसको बेचा जाएगा या उसके बदले में कहीं और कोई जमीन ली जा सकती है या नहीं ली जा सकती है। इसके क्या नुकसान और क्या फायदे हो सकते हैं? ये कानून वैसे अंग्रेजों के समय से ही है, करीब 250 वर्ष हो चुके, और यह था कि
सैनिक संस्थानों के यानी कैंट के, कैंटोनमेंट जिसे हमारी जनता समझती है, उसके जमीन को नहीं बेचे जाएंगे। और बाद में भी उसके 40-50 वर्ष बाद दूसरे कानून बने जिसमें इन संस्थानों के जो बिल्डिंग हैं या जो इंस्टीट्यूशंस, उसको भी आप नहीं बेच सकते, केवल जमीन ही नहीं। लेकिन यह एक, अब इस चीज को थोड़ी सी मैं समझाना चाहूंगा आखिर क्यों इस पे नजर पड़ी। सैनिक संस्थान जितने भी हो, चाहे वायुसेना के हवाई अड्डा हो, ताकि वह जनरल सिविलाइजेशन से दूर रहे, वहां पक्षी वगैरह ना आए, वहां पशु पक्षी ना काटे जाए, वहां गंदगियां ना हो। यही हालत आर्मी का भी है कि जहां पे उनकी ट्रेनिंग होती है, कुछ गुप्त भी रहना चाहते हैं, कुछ दूर भी रहना चाहते हैं, ट्रेनिंग के लिए खास इनको जगह चाहिए। इसलिए वह जो बेसिक देख रहे होंगे, हर डिस्ट्रिक्ट जो है वह काफी फैल चुका है, बड़ा हो चुका है। जमीन का कीमत उस समय से 10-20 गुना नहीं, सैकड़ों गुना बढ़ चुका है। और खासकर इन जमीनों का जो बिल्कुल खाली है, महत्वपूर्ण है, एयरपोर्ट के पास में है, खूबसूरत जगह है जहां मॉल बन सकते हैं। हाँ, कहने के लिए तो आपने अच्छा समअप किया कि वहां पर रोड के लिए, फ्लाईओवर के लिए, इन चीजों के लिए है, लेकिन इसका इस्तेमाल अंततः ये जमीन जितने महंगे हो गए हैं उन पर नजर आज के कॉरपोरेट वर्ल्ड की और उनकी सरकार की है, और इसलिए इसे वो अब लेना चाहते हैं कानून बदल के। यह संक्षिप्त में यही कहानी है। क्या नुकसान और क्या फायदे सेना को हो सकते हैं? देखिए, जहां तक पहले मैं बताऊं थोड़ा सा, ये रक्षा मंत्रालय ने जिसके अंदर में आता है, यह एक आंकड़े के हिसाब से 16.5 लाख करोड़ है ना, ये 18, पूरा तो 18 लाख करोड़ है, लेकिन ये 16.5 लाख करोड़ जो है इन छावनियों से बाहर में, जिसको बेचा जा सकता है या दूसरे उपयोग के लिए दिया जा सकता है। और मुख्य रूप से 62 छावनियों में आप अंदाजा लगा सकते हैं, पंजाब और वैसे जगहों में जो किनारे हैं या एयरफोर्स के हैं या नेवी के हैं, उनके बीच में है। और इन पे मेट्रो बिल्डिंग वगैरह वगैरह जितने भी बनाने के लिए किसको दिए जाएंगे वह दूसरा सवाल है। फायदा एक चीज कहती है डिफेंस मिनिस्ट्री, यह कहती है इक्विवेलेंट वैल्यू ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी जो बिकेगा वह आपके डेवलपमेंट के लिए दिया जाएगा, यानी वह डिफेंस के डेवलपमेंट के लिए दिया जाएगा। यह बहुत गलत बात है। किसी भी देश की सेना, खासकर भारत की, आप विश्व गुरु बनने की बात कर रहे हैं, दूसरों से मदद ले रहे, वही समय में आ रहा है, और इस जमीन को आप बेच के कहते हैं कि हम आर्मी, एयरफोर्स, नेवी का हम डेवलपमेंट करेंगे। इस चीज को समझना जरूरी है। दूसरी बात, यह जमीन आखिर क्यों इनको चाहिए? यह जमीन केवल ट्रेनिंग के लिए नहीं है, केवल रेंज फायरिंग के लिए नहीं है, बल्कि वॉर के डेज में भी यह मॉक वो एस्टैब्लिशमेंट बनाए जाते हैं, जैसे छुपा हुआ टैंक, छुपा हुआ एयरपोर्ट वहां पे जलाई गई, ताकि एनिमी के जो आए उनको गलती समझ कर वहां अटैक करें, ना कि मेन एस्टैब्लिशमेंट करें। वो सारा गायब कर देंगे। लड़ाई के दिन में अचानक तो जो बन चुका उसे हटा नहीं पाएंगे। यानी अब हर तरह से डिफेंस के लोगों को कमजोर करने की बात कर रहे हैं। ना तो वह बजट पूरा होगा यदि डिफेंस की आप सही में मॉडर्नाइजेशन की बात कर रहे हैं, या डिफेंस की तरफ से है जो आपने पूछा। और दूसरे, जो डिफेंस का सिकुड़ता हुआ जो एरिया है, मोराल छोड़ दीजिए, लेकिन जो इनकी ट्रेनिंग और एक्चुअल वॉर के डेज में जो इनको जरूरत होगी, जिस फैलाव की जरूरत होगी, उसके खात्मे की बात हो रही है। यह गलत है, बहुत ही गलत असर हो रहा है। यह एक चिंताजनक है। लेकिन सरकार कह रही है कि डिफेंस लैंड पॉलिसी 2020 उसने ऐलान कर चुका है और उस पर वो काम कर रही है और आगे बढ़ चुकी है, यानी कि 250 साल बाद अब इस पॉलिसी में बदलाव होने जा रहा है। अब आपसे ही सवाल मैं समझना चाहता हूं, इसको लेकर सेना के अंदर क्या कोई चिंता दिखाई जा रही है? जो वर्तमान समय में लोग कार्यरत हैं, सीट पर बैठे हुए हैं, या जो लोग रिटायर्ड हो चुके हैं, बड़े अफसर हैं, जनरल, मेजर जनरल रह चुके हैं, वो कुछ इस बारे में कुछ चिंता जता रहे हैं, या किसी को कोई चिंता ही नहीं है, सरकार की जो मर्जी आ रही है वही हो रहा है? रिटायर्ड लोगों में तो इस पर काफी है, मैंने जैसा देखा है, चाहे वो मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल हो या इक्विवेलेंट जो एयरफोर्स, नेवी में हो। एक चीज और बताऊं कि ये जो डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा कि जो भी मिलेगा वो डिफेंस को दिया जाएगा ताकि आप अपना मॉडर्नाइजेशन करें, इसके साथ एक और इसमें है, फिनांस मिनिस्ट्री ने कहा है कि आधा उन्हें दे दिया जाए ताकि पूरे देश के डेवलपमेंट में वह इसका इस्तेमाल करेंगे।
पता नहीं उसमें पीएम केयर्स का अभी तक कोई मांग नहीं है, लेकिन कहाँ जाएगा क्या जाएगा, खैर यह तो मैं थोड़ी मजाक कर रहा हूं विषय को हल्का बनाने के लिए। लेकिन इस पे विरोध कहें या गुस्सा कहें या फौज के अंदर क्या एग्जैक्टली हो रहा है तो उसमें मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मैं उसका हिस्सा नहीं हूं। लेकिन ये जो जनरल बिपिन रावत या सीडीएस जो कर रहे हैं उस पे बहुत ही रोष है। जहां भी मैंने देखा उनका लेख रहा हो या बाकी लोगों कहने का हो, और बेच रहे हो, हर कुछ बेच रहे हो, अभी भी तुम्हारे पास बचा हुआ है, लेकिन डिफेंस पे ही नजर डायरेक्टली क्यों पड़ रही है? संभवतः इसलिए भी कि यहां पर विरोध मिनिमम होगा, यह सरकार समझ रही है। जी, सीडीएस बनने के बाद यानी कि बिपिन रावत के आने के बाद से बहुत सारी चीजें बदलाव में देखने को आ रही हैं, जैसे एसएससी शॉर्ट सर्विस कमीशन वाला मामला आया था, अब उसके बाद ये जमीनों वाला मामला आया। इसी बीच वो तमाम मामले आए कि जब कॉन्फ्रेंस की जा रही थी तो उस कॉन्फ्रेंस में भी और लोग पहुंच गए थे, वो जाके वहां पे संबोधित करने लगे। ये तमाम चीजें बिपिन रावत के सीडीएस बनने के बाद ही क्यों सामने आ रही है? छोटी मोटी तो हरकत पहले से भी थी, लेकिन मुख्य रूप से आते ही उन्होंने, जैसा अपने कमीशन के बारे में बोला, टूर ऑफ ड्यूटी 3 साल वाला जो है वो उन्होंने किया। पेंशन घटाने की बात जो इनडायरेक्टली ये कर रहे हैं, अभी जो सर्विंग ऑफिसर्स और जवान हैं उनके ऊपर करने की बात है। डिफेंस बजट कम कर ही दिया गया, यानी हर तरह से डिफेंस के ऊपर आप जो भी बजट है, जो भी खर्च हो रहा है उसको घटा रहे हैं। ट्रेनिंग भी घट रहा है, सब कुछ घट रहे हैं। लेकिन जो मैंने कहा कि पहले से भी आ रहा है, मैं बताऊं, शरद पवार जब डिफेंस मिनिस्टर थे तो उन्होंने इसकी हरकत की थी कि हम क्यों नहीं डिफेंस लैंड को इतने पड़े हुए, सबकी नजर उसके ऊपर पड़ती है, खाली जगह है, बढ़िया खूबसूरत जगह है, सस्ता में मिल ही जाएगा। वैसे कहने के लिए जहां भी जब सेल होगा तो उसका लोकल कमांडर जो आर्मी एयरफोर्स नेवी का होगा वो उसका हेड होगा, लेकिन वह क्या बोलेगा, क्या करेगा, कितने दबाव में होगा, इसकी बात हम छोड़ दें। लेकिन उस समय विपक्षी दल ने काफी हंगामा मचाया, जिसमें भाजपा भी एक था। भाजपा को फौजी समझते थे कि बहुत ही बड़े देशभक्त राष्ट्रीय दल है, और इसलिए शरद पवार या कांग्रेस या जिनकी भी सरकार, तो उन्होंने कहा नहीं, ये हम तो ऐसे ही विचार करने के लायक, हम इसको वापस लेते हैं। और अब भाजपा की सरकार, खासकर बिपिन रावत जी के आने के बाद से ये जो घटनाएं घट रही हैं, हर तरफ से डिफेंस बजट को घटाना, डिफेंस डील में जो गड़बड़ी हो रही है, मैं उस पर ना जाऊंगा, राफेल एक उदाहरण है, और अंततः उनके ऊपर जो भी खर्च हो रहा है, ट्रेनिंग से लेके प्रिपरेशन यानी वॉर प्रिपरेशन से लेके नए आधुनिक यंत्र खरीदने से लेके हमारे जवानों को खास सुविधाएं, छोड़ दीजिए उनके व्यक्तिगत, जो ट्रेनिंग के दौरान जो हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं, विंटर क्लोथिंग है, सब में एक तरह से कटौती आ रही है। यह एक ही चीज है कि यह सरकार जो भी अपना इनकम कर रही है अपने खुद को चलाने के लिए, एक लाइफस्टाइल, एक 7 स्टार लाइफस्टाइल में, उसका भार वह पूंजीपति वर्ग पर नहीं देना चाह रही है। जी ठीक है, आपका कहना है कि जो सरकार सूट बूट की चल रही है उसका भार वो पूंजीपतियों पे देना नहीं चाह रही है और इधर उधर से तमाम आम लोगों से निकालना चाह रही है, और अब सेना की जमीनें भेज के वहां से निकालकर अपना सूट बूट वाली सरकार को जारी रखना चाहती है। ये आपका इशारा है। और जब से सीडीएस बिपिन रावत आए हैं वो नए नए सुझाव दे ही रहे हैं सरकार को, बजट कैसे कम किया जाए, सेना में भर्ती रोक दी जाए, ज्यादा ट्रेनिंग ना हो, और इसके अलावा बहुत सारे लोगों की छुट्टियां कर दी जाए, पेंशन कटौती कर दी जाए, तरह तरह के सुझाव आ ही रहे हैं। सिलसिला लगातार जारी है, हमारा भी सिलसिला लगातार जारी है। हमारा काम है आप तक चीजें पहुंचा देना, तय करना अच्छा बुरा जो है वो भी आपका काम है, आप खुद ही कीजिएगा। धारणा बनाना हमारा कोई ध्येय नहीं है। और बने रहेगा धाकड़ खबर के साथ, जो भी अपडेट होगा फिर आपके सामने लेके हाजिर होंगे। आपने वक्त दिया सर, बहुत शुक्रिया। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।